जय हिंद साथियों। आगामी लेखपाल और यूपीपी भर्ती परीक्षा के लिए जीके प्रैक्टिस सेट के 7वें एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। यदि आपने 6 एपिसोड नहीं देखा है और हिंदी का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो देरी किस बात का है, अभी जाए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक और उसे जरूर देखिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन्होंने क्या कहा है 51 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं। निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं। तो याद रखिएगा किसमें, भारत में। ठीक है, किसमें, भारत में। वैसे देखा जाए विश्व में सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है वो पापुआ न्यू गिनी में। ठीक है, लगभग 800 प्लस भाषाएं बोली जाती हैं। कहाँ पे, पापुआ न्यू गिनी में। विश्व में सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है वो पापुआ न्यू गिनी में बोली जाती है, 800 से अधिक भाषाएं। परंतु यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार कौन सा हो जाएगा, तो सी वाला भारत हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना। इन्होंने कहा कि भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। तो याद रखिएगा भारत में जो रेडियो प्रसारण का प्रारंभ होता है वो 1920, ठीक है, 1920 के दशक से माना जाता है और इसका पहला कार्यक्रम 1923 में मुंबई रेडियो में हुआ। परंतु ध्यान देना निजी रूप से मुंबई और कोलकाता में जो है इसका शुरुआत होता है 1927 में। ठीक है, तो याद रखिएगा 52 का आपका कौन सा हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। इन्होंने कहा कि सूर्य मंदिर स्थित है। सूर्य मंदिर स्थित है तो कहाँ पे है, याद रखिएगा ये कोणार्क में स्थित है। ठीक है, सूर्य मंदिर कहाँ है, कोणार्क में। कोणार्क कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। ठीक है, तो याद रखिएगा सूर्य मंदिर कहाँ है, कोणार्क में। या आपको कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, तो आपका कहाँ है, उड़ीसा में। और इसको बनवाया किसने था, तो याद रखिएगा राजा नरसिंह देव ने 13वीं शताब्दी में इसके बनवाया था। ठीक है, राजा नरसिंह देव ने 13वीं शताब्दी में इसे बनवाया था। तो 53 का कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा कि संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं रहा। तो अगर बात करें वर्तमान संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, कितने हैं, 6। पहले कितना था, 7। कौन कौन सा था, तो आपका देखना जो आपका पहला आता है समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, और एक 7वां क्या था, संपत्ति का अधिकार। तो याद रखिएगा, ध्यान देना कौन कौन सा था, इक्वलिटी यानी कि आपका हो जाएगा समानता का अधिकार, और फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। अगला आपका था क्या, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर अगला आपका क्या था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आगे अगर हम लोग बात करें तो शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। और आगे हमारा क्या था, तो था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, क्या था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और 7वां क्या था, संपत्ति का अधिकार। याद रखिएगा 7वां मौलिक अधिकार जो कि संपत्ति का मौलिक अधिकार है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत काट कर उसे अनुच्छेद 300 का में, ध्यान देना, वैधानिक यानी कि उसे कानूनी अधिकार के रूप में डाल दिया गया। तो याद रखिएगा 54 का आपका कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। ये अब मूल अधिकार नहीं रहा, यानी कि ये 7वां मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत काटकर अनुच्छेद 300 का में डाल दिया गया। तो 54 का कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर 55। इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना चाहिए। तो देखना पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में ना जाकर पूरा का पूरा अपने ही माध्यम में वापस लौट आता है तो वहां पे क्या हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसकी 2 शर्तें होती हैं। पहला शर्त ये होता है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो। दूसरा शर्त ये होता है प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाना चाहिए। ठीक है, 2 शर्तें होती हैं। पहला क्या है, तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो, और दूसरा क्या है कि प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपका होगा कांच से जल। ठीक है, कांच से जल, कांच आपका क्या सघन, जल आपका क्या है विरल है।
तो यही आपका सही हो जाएगा, 55 का ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला बात क्या है, इन्होंने ध्यान देना, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे 639। ठीक है, हमारे शरीर में कुल 639 मांसपेशियां होती हैं, जिसमें से 400 रेखित होती हैं और सबसे ज़्यादा मांसपेशियां कहाँ पाई जाती हैं, तो याद रखिएगा पीठ में। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना 56 का आप लोग स्टार लगा दीजिएगा, 639 रहेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कोई दिया नहीं है तो आप याद रखिए कौन सा 639। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं 57 की। तो 57 में इन्होंने ये कहा कि पृथ्वी के ऊपर के 4 क्षेत्रों में से सबसे कम ऊंचाई किसकी है। सबसे कम ऊंचाई किसकी है, तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ट्रोपोस्फियर, इसको आप लोग यूं याद कर सकते हो, ध्यान देना, आई मोस्ट। ठीक है, आई मोस्ट। ठीक है, आई मोस्ट से, तो कैसे याद करोगे, ध्यान देना, पृथ्वी के पास सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर ओजोनोस्फियर, फिर मीजोस्फियर, फिर उसके बाद आयनोस्फियर। ध्यान देना, तो यहाँ पे जो पृथ्वी के सर्वाधिक पास आता कौन सा आता है, ट्रोपोस्फियर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा, अर्थात क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल और आयन मंडल। चलिए तो 57 का कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इन्होंने क्या कहा कि राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है, तो याद रखिएगा 6 वर्ष की अवधि के लिए होता है। और लोकसभा की बात करें तो कितना होता है, तो 5 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष और राज्यसभा के सदस्यों का कितना होता है, तो याद रखिएगा 6 वर्ष होता है। लोकसभा की बात करें तो ये किसमें आपका ध्यान देना, आप लोग ऐसे याद कर सकते हो सरला से। ठीक है, सरला से याद कर लो, सरला, तो 7 से हो जाएगा क्या, संसद। ठीक है, अनुच्छेद किस में आ जाता है, 79। राज्यसभा आ जाएगा 80 और लोकसभा किस में आ जाएगा, 81। ठीक है, लोकसभा किस में आ जाएगा, अनुच्छेद 81 में। तो सरला से याद कर सकते हो, 7 से हो जाएगा संसद, अनुच्छेद 79, रा से हो जाएगा राज्यसभा, अनुच्छेद 80, ला से हो जाएगा लोकसभा, ये आपका किस में आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 81 में। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है। चलिए, और लोकसभा निर्वाचित होने के लिए अधिकतम जो है ये माना गया 25 वर्ष और राज्यसभा निर्वाचित होने के लिए आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। चलिए अगला बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम थी, तो भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम थी, तो सिक्किम की। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा डी वाला, तो सिक्किम राज्य की जनसंख्या क्या थी, सबसे कम, और ज्यादा किसकी थी, तो उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो 59 का आपका कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। चलिए 59 के बाद बात करते 60, इन्होंने क्या कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा वन आधारित उद्योग नहीं है, तो याद रखिएगा सीमेंट। सीमेंट ये वन आधारित उद्योग नहीं होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते, इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ कब से हुआ माना जाता है। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ कब से हुआ माना जाता है, तो याद रखिएगा 1948 से। ठीक है, 1948 से ये माना जाता है। ठीक है, कब, 1948 से। इसके अतिरिक्त आप लोग याद रखिएगा, ध्यान देना, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, BARBC। ठीक है, BARC। ठीक है, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना होती है ट्राम्बे अर्थात बॉम्बे में। ठीक है, ट्राम्बे बॉम्बे में। तो याद रखिएगा कि भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ 1900 ध्यान देना 48 से माना जाता, और पहला कौन सा स्थापित था, तो याद रखिएगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC। ठीक है, और ये कहाँ पर था, ट्राम्बे, और ये कहाँ पड़ेगा, तो बॉम्बे में। चलिए तो 61 का आपका बी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 1948, 1948। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया, तो याद रखिएगा, ध्यान देना 1757 में। ठीक है, कब, 1757 में।
याद रखिएगा, आपको पता होगा कि 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, ठीक है, 23 जून, ठीक है, कब, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है, जो कि ध्यान देना ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना, जिसमें जो है क्लाइव और बंगाल का नवाब जो था सिराजुद्दौला, इन दोनों के बीच प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है, सिराजुद्दौला पराजित हो जाता है। इसके बाद क्लाइव जो है बंगाल का गवर्नर बना दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा प्लासी का युद्ध कब हुआ, 23 जनवरी, ध्यान देना 23 जून 1757 को, ध्यान देना क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। सिराजुद्दौला क्या हो जाता है, हार जाता है, और क्लाइव को बंगाल का गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता है, कब, 1757 में। तो 62 का आपका बी वाला सही हो जाएगा। चलिए बात करते 63। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया, तो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है, कौन, वारेन हेस्टिंग्स ने। और इसका जनक कौन है, द्वैध शासन नीति का जनक, तो रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव को द्वैध शासन नीति का जनक कहा जाता है। इसे समाप्त किसने किया, तो वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो 64 का आपका सी वाला सही हो जाएगा। चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर 65। इन्होंने कहा कि अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था, तो याद रखिएगा मराठों ने, ठीक है, मराठों ने क्या किया, अंग्रेजों का सर्वाधिक विद्रोह किया था। चलिए 66 की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा कि काला जार का रोग वाहक कौन है, तो एनीफिलीज मच्छर है, ठीक है, एनीफिलीज मच्छर को काला जार का रोग वाहक कहा जाता है। चलिए तो 66 का ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। 67 की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा कि विश्व डेजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, तो 17 जून को, ठीक है, 17 जून को। तो 67 का याद रखिएगा, विश्व डिजर्टिफिकेशन दिवस कब, तो 17 जून को, ठीक है। चलिए 68 की बात करते हैं, इन्होंने कहा कि कौन सा ग्रह, ठीक है, ध्यान देना, इन्होंने क्या कहा कि कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरा कर लेता, तो याद रखिएगा बुध, जो कि सूर्य के सर्वाधिक निकट ग्रह है, और ये सर्वाधिक सबसे कम दिनों में सूर्य की परिक्रमा मात्र 88 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध, और सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो बृहस्पति होता है, ठीक है। चलिए तो 68 का कौन सा हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 69 की। इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, प्रोजेक्ट बोल्ड की संबंध किससे है, प्रोजेक्ट बोल्ड का संबंध किससे है, याद रखिएगा यहाँ पे प्रोजेक्ट बोल्ड खादी और ग्रामोद्योग से इसका संबंध है, ठीक है, ध्यान देना, प्रोजेक्ट बोल्ड खादी और ग्रामोद्योग की एक परियोजना है, ठीक है, प्रोजेक्ट बोल्ड क्या है, खादी और ग्रामोद्योग की एक परियोजना है, जो शुष्क और अर्ध शुष्क भूमि में बांस आधारित ग्रीन पैच बनाने का कार्य करती है। ध्यान देना, इसकी स्थापना 4 जुलाई, ठीक है, इसकी स्थापना कब होता है, तो 4 जुलाई, ध्यान देना 2021 को, ठीक है, 4 जुलाई 2021 को राजस्थान के उदयपुर के आदिवासी गांव से निचला मंडवा से लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रोजेक्ट बोल्ड का संबंध किससे है, खादी और ग्रामोद्योग से, ठीक है। ये खादी और ग्रामोद्योग की एक परियोजना है, जो शुष्क और अर्ध शुष्क भूमि क्षेत्र में बांस आधारित ग्रीन पैच बनाने का कार्य करती है। इसकी स्थापना, ध्यान देना, इसे कब लॉन्च किया गया, तो 4 जुलाई 2021 को राजस्थान के उदयपुर के आदिवासी गांव से निचला मंडवा से इसे लॉन्च किया गया। तो 69 का ए वाला याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में विश्व का सबसे प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया, तो याद रखिएगा ये शहर यहाँ पे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चीन का जो होटन शहर है, इसे विश्व का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। दूसरे नंबर पे बात करें तो जो आपका आता है उत्तर प्रदेश का एक जिला गाजियाबाद, ठीक है, दूसरे नंबर, पहले नंबर पे शहर में ये आता है, और दूसरे नंबर पे क्या आता है, गाजियाबाद, ठीक है। अगर बात करें AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स
ठीक है, के अनुसार अगर देखें तो हाल ही में विश्व का सबसे प्रदूषित शहर चीन के होटन शहर को घोषित किया। और यहीं पे दूसरे नंबर की बात करें तो गाजियाबाद। तो 70 का बी वाला याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो याद रखिएगा 3। ठीक है, कौन कौन सा? तो पश्चिमी मैदान, मध्यवर्ती मैदान और पूर्वी मैदान। ठीक है, पश्चिमी मैदान, मध्यवर्ती मैदान और पूर्वी मैदान। तो आपका 3 सही हो जाएगा। तो 71 का सी याद रखिएगा। चलिए 72 की बात करती इन्होंने क्या कहा है, ध्यान देना। इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर कौन सी नदियां आकर मिलती हैं? तो याद रखिएगा यहाँ पे यमुना, रामगंगा और गोमती। ठीक है, तो 72 का ए वाला याद रखिएगा। चलिए 73 की बात करते इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना। 73 में इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुई थी? तो डी वाला आप लोग याद रखिएगा 25 नवंबर 1974 को। ठीक है, 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई थी। चलिए अगला बात करते 74 इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना। इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर्स का उपयोग कब से शुरू हुआ? तो याद रखिएगा 1950 से, 1950 से इसका शुरुआत माना जाता है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा कि संगणक जिसको कैलकुलेटर कहते हैं, ठीक है, मशीन का आविष्कार किसने किया? तो याद रखिएगा ब्लेज पास्कल ने। ठीक है, ब्लेज पास्कल ने क्या किया? तो कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।